साथियों नमस्कार। टीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं हीरालाल राजस्थानी जी से। राजस्थानी जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। साथियों, इसके पहले कि मैं इनसे बातचीत आगे बढ़ाऊं, बताना चाहूंगा कि हीरालाल जी एक जाने-पहचाने लेखक हैं। दलित मुद्दों पर लिखते हैं, दलित लेखक के रूप में उनकी एक पहचान है। कई किताबें उनकी जो है पब्लिश हो चुकी है और साथ में वो फाइन आर्ट का भी उनका एक काम है, मूर्ति कला पर उनका एक बड़ा काम है। मैं उसके बारे में भी बातचीत करूँगा। तमाम मुद्दों पर हम आज बातचीत करेंगे। तो पहले जैसे कि हमारे इस एपिसोड की परंपरा है, हम जो है गेस्ट से जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ के रहने वाली हैं और शुरुआती पढ़ाई-लिखाई कहाँ पर हुई है। तो राजस्थानी जी, आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? नाम में राजस्थान जुड़ा हुआ है तो हो सकता है कि राजस्थान के रहने वाले होंगे। थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए। संजीव भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और शुरुआत आपने जो है वहीं से की है जहाँ से होनी चाहिए। तो जी। मैं राजस्थान का जो है रींगस का रहने वाला हूँ, जिला सीकर पड़ता है। हाँ, हाँ। और क्योंकि जो है पिताजी बहुत पहले जो है शादी के बाद में दिल्ली आ गए थे, तो मेरा जन्म जो है दिल्ली में ही प्रसाद नगर में हुआ। और राजस्थानी लिखने के पीछे जो है यही था कि एक मर्तबा जो है जब हम फाइन आर्ट में थे और हमारा काम जो है ललित कला अकेडमी जयपुर में जाना था, तो हुँ, उसमें दोस्तों ने कहा कि भई सरनेम तो लिखवाइए, तो मैंने कहा भई राजस्थानी लिख दो। तो बस वो तब से जो है राजस्थानी लिखा चला जा रहा है और उसमें जो मोमेंटो वगैरह में राजस्थानी लिखा हुआ है। तो ये कहानी तो जो है राजस्थान की लिखने की है। हुँ। और बाकी जो है आपके सामने है, शिक्षा-दीक्षा सब दिल्ली में ही हुई है। तो आपके एकेडमिक में क्या आप लिखते हैं? एकेडमिक में तो हीरालाल है। जी, फिर जी। जी। तो फिर उसके हिसाब से आपकी पढ़ाई-लिखाई सारा जो आपका हुआ वो दिल्ली में ही हुआ? हाँ, सब दिल्ली में ही हुआ। और जो है दिल्ली से ही जो है जो हमने फाइन आर्ट की शिक्षा भी है या जो भी मतलब अचीवमेंट किया है वो सब दिल्ली का ही है। और बाकी तो देश भर में जो है जिस तरह से कलाकृतियाँ हैं या लेखनी है, वो जो है हम आदान-प्रदान करते ही हैं। तो दिल्ली के ही जो है हम जन्मे हैं और दिल्ली में ही पढ़े-लिखे हैं। जी। तो जैसा कि आप शुरुआती दौर से दलित लेखक संघ से जुड़े हुए हैं और आपका लिखना-पढ़ना भी मुद्दों पे रहा है। तो जो ऐसा जो हमारे बहुत सारे लेखक हैं जो कि अ, मूवमेंट जो दलित मूवमेंट है उसको वो नहीं जानते और वो अपना लेखन करते हैं, पैरेलल लेखन। जिसको अपन ब्राह्मणवादी लेखन भी कहते हैं, जिसको हम जो है एक दूसरे प्रकार का लेखन, मेनस्ट्रीम तो नहीं कहेंगे, मेनस्ट्रीम तो हमारा लेखन है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो दलित विचारधारा या जिसको कहते हैं अम्बेडकरवादी विचारधारा की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ? कैसे लगा कि इस मुद्दे इस लाइन से हमको सोचना चाहिए और लिखना चाहिए? जी, बिल्कुल। दरअसल जब मैं फाइन आर्ट में ही था और जब ये चीज़ें चल रही थी मेरी, तो लिखना-पढ़ना मेरा था ही। जैसे आपने कहा कि हम जो है जब चीज़ों को जानते नहीं हैं, उस विचार को जानते नहीं हैं, तो हम जो है एक सामान्य रूप से जैसे लिखते हैं वैसे लिखते थे। तो मैं उसमें गीत भी लिखता था, गज़लें भी लिखता था और कलाकृतियाँ तो करता ही था। तो दोनों जो है पैरेलल चल रही थी, लेकिन विधिवत रूप से मैंने जो डिग्रियाँ हासिल करी वो तो फाइन आर्ट में ही की। लेकिन हुँ, मैं समझता हूँ कि ये दोनों अलग-अलग नहीं हैं। और इसमें जो आने का जो आप बता रहे हैं, तो आने का यही था कि ऐसे ही जो है काम करते-करते चले गए। और आप यकीन मानिए कि इत्तेफ़ाक़ी समझिए कि इनबिल्ट भी हमारे जो है वो चीज़ें रहती हैं कि हम किन चीज़ों को जो है कलाकृतियों में बनाएँ या दर्शाएँ। तो मेरे विषय जो रहे थे वो मतलब आम लोगों के चेहरे रहे थे, जो दबे-कुचले चेहरे हैं और जो उत्पीड़न में जी रहे हैं, उपेक्षित हैं जो, उसी तरह की कलाकृतियाँ भी मेरी जो है रहीं। मैं उनको बनाता रहा था। लेकिन तरीके से जो है मैं ये सब नहीं जानता था कि दलित विचार की क्या है। और उस समय तक अम्बेडकर
साहब को जो पढ़ा भी नहीं था। तो जब धीरे-धीरे जो है जब पास आउट किया, फिर लोगों में उठना-बैठना हुआ और 97 में रजनी तिलक जी से मिलना हुआ और उसी समय दलित लेखक संघ का गठन भी हुआ था। तो उनसे मिलना हुआ तो उनके यहाँ पर जो गोष्ठियाँ हुआ करती थी, तो उस गोष्ठियों में जो है जयप्रकाश करदम और कमल भारती जी और तेजपाल सिंह डॉक्टर तेजपाल जी, ये सब लोग जो है मतलब वहाँ पर आके अपना गोष्ठियाँ करते थे, उनकी बातें सुनता था मैं। तो तब मुझे लगा कि हमारा जो कार्य क्षेत्र तो ये है। तो फिर मैं विधिवत रूप से जो है उन चीज़ों में आता चला गया और जो है इन चीज़ों के साथ में जो मैं आज यहाँ पर आपके साथ में हूँ। जी। तो शुरुआती दौर से आप जुड़े हुए हैं दलित लेखक संघ से। मेरा ख्याल है कि दलित लेखकों की ये सबसे पुरानी संस्था है। जी, जी, बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ये संस्था किस मकसद के मद्देनज़र जो है बनाई गई? हाँ, उस समय जब जब हम इकट्ठा हुआ करते थे, रजनी तिलक जो है यहाँ पर हमारे यहाँ भी आया जाया करती थी, मैं भी जाता था वहाँ पर। तो उस दौर में जो है जब ये गठन इसका जो हो रहा था तो उस गठन में जो है यही था कि हमारी जो प्रॉपर तरीके से जिस तरह से हम चाहते हैं संगठनों में हमारे जो लेखकों की या लेखनी की जो बातचीत, वो जो है कहीं और होती नहीं है, उस प्रॉपर तरीके से। हुँ, तो ये जो है, ये ऐसा नहीं कि मतलब रातों-रात जो है दलित लेखक संघ का गठन हो गया। इसकी प्रक्रियाएँ जो है सालों-साल चलती रही पीछे से और गोष्ठियाँ भी होती रहीं और इसमें जो है विचार-विमर्श होता रहा। तो आखिरकार जो है फिर इसका जो है गठन होना ही था और गठन हुआ और ये गठन जो है इसी उद्देश्य के साथ में हुआ कि हमारे जो लेखक हैं और जिस तरह का हम लिख रहे हैं, जिस तरह का ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिख रहे थे, जिस तरह से पीछे से जो धारा निकलती है कहें कि ज्योतिबा फूले से, वो धारा जो है यहाँ पर जो है एक संगठन के रूप में जो है प्रस्थापन हुई और इसमें जो है हमने उन चीज़ों को जो है स्थापित किया, उन चीज़ों को जो है पाला-पोसा, जो मतलब उपेक्षित हो रही थी या जो टैग लग रहे थे कि भई ये क्या साहित्य है और इसमें जो है क्या है ऐसा? तो ये जो चीज़ें हमारे कहने-सुनने में जो आ रही थी, उसको हमने जो है अपने ही तरीके से जो है इस संगठन के रूप में जो है स्थापित किया और फिर इसको जो है चलाए रखा कई इसमें अधिवेशन, कार्यक्रम हुए, पुस्तकों पे चर्चा हुई। तो इसी के द्वारा जो है हमने अपने लोगों से जो है बातचीत करना शुरू किया और उस हुँ, बातचीत के द्वारा जो है ये धीरे-धीरे जो है स्थापित होता चला गया कि दलित लेखन जो है, जो आमतौर से हम कहते हैं कि मराठी से आया जब 1972 के आस-पास में जब दलित पैंथर की स्थापना हुई, तो उस स्थापना के साथ में जब रामदेव डसाल और जो है बाला ठाले जो राजैया वगैरह जो आए और इन्होंने जिस तरह की लेखनी जो है मराठी में जो प्रस्तुत की, तो उसको जो है हिंदी बेल्ट ने जो है अपनाया और उसको आगे बढ़ाया। तो ये जो है मतलब उद्देश्य हमारा रहा कि हम अपने साहित्य को जो है किस तरह से जो है पेश करें, किस तरह से जो है इसकी स्थापना करें और इसमें जो रूल रेगुलेशन है वो हमारे अपने हों और क्यों जो है मतलब इसकी ज़रूरत पड़ी, वो सब जो है हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे संविधान में, इस दलित लेखक संघ में लिखा हुआ है और जिसको हम आज जीते भी हैं और उस पे काम भी करते हैं। जी। तो मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, दर्शक हैं, उनको बताना चाहूँगा कि दलित लेखक संघ की एक पत्रिका भी प्रकाशित होती है, जो कि त्रैमासिक पत्रिका है। मेरा ख्याल है कि ये शायद सीधी दिख रही होगी या उल्टी होगी, तो उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। जी, एक पत्रिका जो है निकलती है और इस पत्रिका का संपादन हीरालाल राजस्थानी जी करते हैं और एक महत्वपूर्ण पत्रिका है ये। दलित लेखक संघ की अपनी वेबसाइट भी है। तो इसमें संपादक मंडल में भी काफ़ी लोग हैं, परामर्श मंडल है, सहयोग लोगों का इसमें है। तो मुझे थोड़ा-सा चाह रहा हूँ कि इस पत्रिका के बारे में कुछ बताइए कि इसको कब से शुरुआत इसकी की गई और कंटिन्यू ये कब से प्रकाशित हो रही है?
जी संजीव जी, दरअसल जो दलित लेखक संघ की ये पत्रिका है, हुँ, ये इससे पहले जो है अंतस निकलता था, 4 पेज का जो है पत्रिका। और उससे भी पहले जो डॉक्टर तेज सिंह जो है चलाते थे, उन्हीं के नाम से वो रजिस्टर्ड थी, लेकिन वो दलित लेखक संघ का मुखपत्र थी अपेक्षा। तो अच्छा। अपेक्षा अपेक्षा जो है चला करती थी, फिर वो जब अध्यक्ष रहे वो चलती रही, फिर जब वो अध्यक्ष पद से हटे तो वो जो है पत्रिका जो है हट गई और उसको जो है दलित लेखक संघ से हटा लिया गया, एक तरफ कर लिया। फिर उसके बाद में जो है और पत्रिका वो काफ़ी जो है चर्चित रही, उसमें काफ़ी विमर्श आया और डॉक्टर तेज सिंह जी ने जो उसमें मेहनत की है, इस जो विचारकी को खड़ी करने में, वो काबिल-ए-तारीफ़ है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। फिर उसके चले जाने के बाद में फिर अंतस करके जो है एक 4 पेज की जो पत्रिका हमने शुरू की, उसके 2-3 जो है अंक निकले होंगे और फिर वो जो है बंद हो गई। फिर रजनी तिलक जो है जब अध्यक्ष बनी 2012 में, तो ये 2013 में जो है इसका 1 अंक निकला हाँ, और फिर उसके उनके अध्यक्ष पद के जो है कहें कि समाप्त होने के बाद में, फिर ये कमान जो है हमारे हाथ में आई। तो फिर हमने जो है इस प्रतिबद्ध को जो है 2015 से जो है हमने इसको रेगुलर किया और 4 पेज फिर 8 पेज हुए, फिर इसके 62 पेज हुए। तो अब आपके सामने ये जो पूरी किताब शेप में ही आती है और इसमें हम लोग जो है, जो त्रैमासिक है तो इसको एक किताब शेप में ही निकालने की कोशिश की है, कि हुँ, ताकि जो एक दस्तावेज़ के रूप में जो है ज़िंदा रहे और हम जो है इसमें कोशिश ये करते हैं कि अलग-अलग जो विषयों को लेके, अलग-अलग मुद्दों को लेके, विशेषांक के तौर पे इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने जो अंक है, ये जो है सविता अम्बेडकर जी पे लिखा गया पूरा विशेषांक और इसमें तमाम देश भर के जो हमारे इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं लोग, उनके इसमें लेख हैं और बहुत बेहतरीन जो है ये अंक है और ये एक हमारी जो आवाज़ है प्रतिबद्ध जो है, जिस प्रतिबद्धता के साथ में दलित लेखक चल रहा है, ये हमारी हाँ, आवाज़ भी है। तो ये मैं समझता हूँ कि किसी भी संगठन की पत्रिका होने का मतलब, ये उसका जो एक दस्तावेज़ है, जो उस समय में उसने क्या किया। तो हुँ, ये हुँ। इसका जो है एक यात्रा है, जो है कहें कि प्रतिबद्ध की और आज लगातार ये निकल ही रही है, आपके सामने है। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आपका जो है काव्य संग्रह मैं साधु नहीं हूँ आया, जी, कदम प्रकाशन से और उसके बाद दलित कविताओं की 3 पीढ़ियाँ एक संवाद, गैर दलितों की दलित विषयक कहानियाँ और दलित के 10 कवियों का काव्य संकलन, आगाज़। इस जी, प्रकार से पुस्तकों का आपने संपादन किया है और एक दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि हाल ही में ये प्रकाशित हुई है ये वाली मैं भी दिखा देता हूँ। है। हाँ, आप भी दिखा दीजिए। जी, स्त्रियाँ अब प्रेम नहीं करती, जी, जी, ये कविता संग्रह है। जी, तो मैं ये अच्छा बताना चाहता हूँ मैं साथ-साथ कि लोकमित्र प्रकाशन से प्रकाशित है ये जी, और अगर कोई साथी इसको लेना चाहें, तो अमेज़न वगैरह में ये उपलब्ध है। जी हाँ, जी। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ इसके बारे में कुछ बताइए कि ये किस संदर्भ में लिखी गई है, इस कविताओं को इसमें शामिल किया गया? संजीव भाई, दरअसल जो हम इस दलित लेखक संघ के एक जो है कहें कि बैकग्राउंड फोरग्राउंड में जाते हैं, तो इसके बेस में जो है रजनी तिलक नज़र आती है। उनकी कोशिशों का ये नतीजा है कि दलित लेखक संघ जो है बना और स्थापित हुआ चला भी। ये अलग बात है कि कभी-कभी जो है कुछ रुकावटें भी आई, कुछ जो है हम देखते हैं कि चीज़ें होती हैं चुनौतीपूर्ण, तो वो आती रहती हैं और उसको हम जो है देखते हैं, फेस करते हैं उसको। तो ये जो कविता संग्रह है, स्त्रियाँ प्रेम नहीं करती, हम जब बैठा करते थे तो रजनी तिलक जो है इस ओर जो है उनका बड़ा रुझान था कि स्त्रियाँ जो हैं दलित समाज में, वो हुँ, जो है पिछड़ी हुई हैं और वो जो है इस ओर जो है नहीं आ पाती हैं। जैसे वो बोलती थी कि
हमारे जो कार्यक्रम है उसमें स्त्रियां नजर ही नहीं आती हैं, उनको लेके आइए, उनको लेके आइए। तो ये जो उनकी एक तरह से कहें कि कोशिशें थी, पीड़ा थी, वो एक छोटी सी बुकलेट निकाला करती थी सावित्रीबाई फुले की, और उसको जो जहाँ पर भी हो जाती थी बांटती थी, ताकि जो महिलाएं हैं लोगों को समझ में आए और जो है उनकी तरफ जो है आकर्षित हो कि एजुकेशन जो है कितना जरूरी है महिलाओं को। ये जरूर है कि आज के जो युवा पीढ़ी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एजुकेशन की तरफ बढ़े हैं, नौकरियां पा रहे हैं, लेकिन जिस आंदोलन की आप अभी बात कर रहे थे, उस आंदोलन से जुड़ने की बात जो है वो हमेशा करती रही। तो हुँ, ये जो संग्रह है स्त्रियां प्रेम नहीं करती, ये संग्रह जो है पूरा का पूरा जो है स्त्रियों पे जो है एक तरह से कहे कि केंद्रित है, कि हुँ, उनके जीवन में किस तरह की उथल पुथल रहती है, और वो क्यों जो है प्रेम नहीं करती है, वो हुँ, क्यों जो इस व्यवस्था में जो है मतलब एक कहें कि बिल्कुल निचले पायदान पे जो है वो खड़ी है, खड़ी भी क्या है मतलब वो जो है एकदम दयनीय स्थिति में है। तो उन चीज़ों को जो है मैं उनके सानिध्य में देख रहा था, और हमारे जो और साथी हैं उनसे भी देख रहा था कि स्त्रियों की बात जो है प्रॉपर तरीके से जो है उस तरह से हो नहीं पाती थी। तो ये जो लिखे हुए थे मेरे कई सालों से, तो मैंने उनको जो एकत्रित किया, और ये आपके सामने आपने पढ़ा ही होगा इस अंक को, तो आपको इसमें मालूम लगेगा कि हमारी जो सबसे उपेक्षित जो कड़ी है, उसको हम जो है किस तरह से जोड़ें, किस तरह से उनको जो बाहर निकालें। अगर मान लीजिए इसको कोई स्त्री जो है पढ़ती है, तो उसको कम से कम ये बात समझ में ज़रूर आएगी कि हमारे रास्ते जो है कहाँ से प्रशस्त होते हैं। हम जो है एक मुख्य धारा में पहुँचने के लिए हमें क्या प्रयास करने पड़ते हैं। हम किन चीज़ों के जाल से बाहर निकलें ताकि हमारा जीवन जो है परिवर्तन हो। तो ये सब जो है उसी उसी को मद्देनज़र रखते हुए इसमें जो है सारी कविताएँ रखी गई हैं, और ये एक इत्तेफ़ाक ही है कि बहुत अच्छा खासा जो है 175 पेजों का अंक बना है ये। हुँ, हुँ। तो इसके जो है पीछे हमारी यही बात थी कि हम जो है कम से कम दलित में बात तो करते हैं, दलितों में दलित की बात करते हैं, लेकिन हम स्त्रियों की प्रॉपर तरीके से बात नहीं करते। हम स्त्रियों के मामले में जो है, हम वही जो है उस व्यवस्था में जो है एक तरह से जो है फिट हो जाते हैं, है ना? और उससे ज़्यादा जो है स्त्रियों को कुछ मतलब हम समझते नहीं हैं, ऐसा कई जो है आम तौर पे नज़र आता है। आज भी दलित बस्तियों में जाएँगे तो स्त्रियों की दशा उसी तरह से है। कविता आप चुनी हुई एक आध कविता सुनाइए। हाँ, अच्छा, अच्छा मैं कविता पढ़ देता हूँ। दरअसल इसकी पहली कविता मैं पढ़ना चाहूँगा, जो मैंने मैंने जो है माँ पे लिखी है, तो वो मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। हाँ, ये मैंने निकाल लिया है। तो ये माँ पे कविता है, और बहुत बड़ी कविता नहीं है, छोटी-सी 1 पेज की कविता है। दरअसल इसके 2 भाग हैं, माँ 1 और माँ 2, मैं दोनों पढ़ूँगा। हुँ, माँ, जब काका भीत होकर बैठ गए थे लाचारी की खाट पर, तो माँ कुटती थी हमारे मुरझाए चेहरे और रीते बर्तनों के वीरानों को देखकर, जिनके पींदों में गड़ा लेती थी अपनी धसी हुई आँखें, तो टपका देती थी उनकी तलहटी में सुबकते हुए ममता के आंसू। जब कोसता था बुझा हुआ चूल्हा, तो माँ अपने पल्लू से कमर कस कर निकल पड़ती थी पत्थर दुनिया में, हाथ में हथौड़ी उठाए, और तोड़ लाती थी पत्थरों से रोटियां किसी वीरांगना की तरह। हुँ, भाग 2 है। घर की आबो हवा में अक्सर दर्द मारक बाम, खून को खोल देने वाला अदरक, काली मिर्च, नींबू डला, चाय पत्ती का काढ़ा, एनासीन की गोली, जिनके रंग, आकार और बू माँ की जैसी सहेलियां लगती थी, वो इनके सहारे उठ खड़ी होकर हिल जाती थी बर्तनों में, छत के जालों में, सिलाई की धड़धड़ में, कपड़ों की धुलाई में, चूल्हे की धुआं में, सबके सो जाने के बाद तक बिना थके
कोल्हू में जूते बैल सी। हाँ। तो इस तरह की जो ये जो परिवारों में हमारे हम देखते चले आ रहे हैं कि किस तरह से जो है एक कहें कि अशिक्षित महिला की जो माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में उसको उनकी आप क्या है? किस हाँ, उस किस तरह से जो है वो जो मतलब सीमित जो है एक दायरे में जीती हैं। तो ये सारी जो कविताएँ हैं ये बस उसी को जो है एक समर्पित जो है केंद्रित जो कविताएँ हैं सारी। तो मैं तो अब चाहूँगा हीरालाल जी, जो फाइन आर्ट पे आपने काम किया है, जी हाँ जी। आपने स्नातक किया है मूर्ति कला पर खास तौर पर, तो इसके बारे में कुछ बताएँ, अगर कुछ मॉडल हो अपने पास में अगर, तो आप वो भी दर्शकों को दिखा सकते हैं। हाँ, तो वो हो जाएगा। तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि मूर्ति कला में भी जो है मेरा जो इसमें जो ख़ास तौर से जो विषय रहा है, हाँ। वो जो है एक पोर्ट्रेचर जिसको बोलते आप हैं। क्यों गए? फाइन आर्ट को आपने क्यों चुना? पहले इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो ये तो जो है थोड़ा-सा 2-3 मिनट लगेगा मैं बताने में, क्योंकि फाइन आर्ट जो है मैं जब 12वीं पास करके और मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, मैं दरअसल स्कूल में मैंने टॉप किया था। तो पॉलिटिकल साइंस में जो है मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, तो कई जो है लोगों ने कहा कि इसी में चले जाना चाहिए, अच्छे मार्क्स आपके हैं और हिस्ट्री भी है इसमें, जो है राजनीति भी है। हाँ, तो मेरे पसंदीदा विषय भी थे, तो मैंने कहा चलो, मेरा एडमिशन हुआ इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, शिवाजी कॉलेज में, तो मैं चला गया। तो तीसरे साल तक मैं जो है उसमें लगा रहा। फाइनल ईयर में जब मैं था, तो हम ऐसे ही जो है घूमते-घामते दोस्त वगैरह अपने जो कला के अध्यापक हैं उनसे मिलने चले गए थे। हुँ, तो मिलने चले गए तो उनको इस बात का जो है अच्छा लगा और उन्होंने कहा, "क्या कर रहे हैं आप?" तो हमने कहा कि हम ऐसे-ऐसे कर रहे हैं। कह रहे, "अरे! तुम्हारा आर्ट वर्क इतना अच्छा था, आपको तो फाइन आर्ट में जाना चाहिए था।" तो उन्होंने कहा कि अभी तो फॉर्म निकले हुए हैं, जाके देख लो ट्राई मार के। तो हम 2 लोग थे, तो हम दोनों गए और जामिया मिलिया इस्लामिया में हमने टेस्ट वगैरह दिए, तो वहाँ हमारा क्लियर हो गया टेस्ट। और हुँ, फिर ये पॉलिटिकल साइंस छोड़कर फाइनल ईयर में, और वहाँ हम फर्स्ट ईयर में चले गए। तो वहाँ पर जब हम गए और हमने जब ये इसका जो कहें कि शुरुआत की, तो मुझे लगा कि वाक़ई जो है ये तो ऐसा क्षेत्र है, तो इसमें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि लिखना-पढ़ना तो मेरा जो है शुरू से इनबिल्ट ही रहा। तो हुँ, ऐसे करके हम जो है फाइन आर्ट में जो है आए और मेरा विषय जो है पोर्ट्रेचर रहा। पोर्ट्रेचर मतलब जो शक्ल बनाते हैं हम, तो उसको पोर्ट्रेचर बोलते हैं। तो वो विषय रहा और उसमें भी जो है जो उपेक्षित चेहरे हैं, जिन चेहरों को जो है कभी पढ़ा नहीं गया, कभी उन चेहरों की बात नहीं की गई, जैसे हम साहित्य में देखते हैं, वही हुँ, जो है मेरा मुख्य जो है विषय रहा। और इसमें जो है मैंने बहुत बहुत काम किया मैंने इसमें, मैंने लगभग जो है और लोगों से 4 गुना काम किया। और कुछ तो मैंने ऐसे अभ्यास भी किए कि मैं बगैर जो है किसी को देखे, बगैर जो है किसी को बिठाए, स्मृति से ही जो है उसका पोर्ट्रेट बना बना सकता हूँ मैं। ऐसे मैंने कई बनाए भी हैं। तो ये जो मतलब फाइन आर्ट जो है और लेखनी का जो साहित्य का जो है, मैं इनको अलग नहीं मानता। विधा अलग-अलग ज़रूर है, लेकिन ये है मतलब एक ही विचार से जुड़ा हुआ। आप किसी भी विचार में जाके इन चीज़ों में काम कर सकते हैं। व्यक्ति की ये माध्यम है और फाइन आर्ट में भी आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं और लेखन में भी कर सकते हैं। मेरा जी ख्याल हाँ, जी। जी, तो दोनों में कर सकते हैं और चुनौतियाँ दोनों में ही है देखिए, है ना? आप जो है उस चुनौतियों से, उस मेहनत से बच नहीं सकते हैं। हुँ, ये ज़रूर है कि आप अपने इस जो इन विधाओं में कितनी ईमानदारी से, क्योंकि आजकल कलाओं में ख़ास तौर पे कलाओं में देखा ये गया है कि कलाएँ जो लोग हैं, जो कलाकार इस विधा से जुड़े हुए हैं, कुछ जो है लोगों को छोड़ दें तो वे सब जो है बिकने के लिए या सेल होने के लिए जो है वो काम करते हैं, कि बस इस जिस तरह का चलन है उस तरह की पेंटिंग बनाएँ। थॉट से जो है उनका लेना-देना है ही नहीं। तो हुँ, भारतीय जो चित्रकला है वो मतलब इस तरह से जो है और माध्यमों से थोड़ा-सा जो है ना पिछड़ती है, वो अप टू डेट नहीं हो पाती है। रंग जो है भाँति-भाँति के रंग आ गए हैं, टूल्स अलग-अलग तरह के आ गए हैं।
और जो है उसमें कई तरह के क्रांतिकारी बदलाव हुए, लेकिन जो जो वर्तमान विषय है, उन विषय को जो है कलाकार दिखा ही नहीं, पर आप तो देख रहे हैं कहीं भी दिखता नहीं है इस तरह का। हुँ, तो ये तो ज़रूर जो है मैं कहूँगा कि मूर्ति कला में इसकी जो है कमी रही है। पीछे से देखें तो रामकिंकर वैद्य हैं, उन्होंने मज़दूर वर्ग पे, सांथाल जो लोग थे उन पे, आदिवासियों पे बहुत काम किया। उनका बड़ा नाम है। शांति निकेतन जो है जो मॉडर्न आर्ट में जो मूर्ति कला है, उनके वो जनक कहे जाते हैं। तो उन्होंने ज़रूर काम किया, बड़े-बड़े काम किए उन्होंने। लेकिन उसके बाद में जो उनको फ़ॉलो करने वाले लोग जो हैं वो मतलब जो है, और मैं उसी उसी परिवार की जो है कड़ी से जुड़ा हुआ हूँ, अच्छा, रामकिंकर वैद्य की। उस रामकिंकर वैद्य के जो शिष्य थे बलबीर सिंह कट, उनकी शिष्या थी लतिका कट, उनका शिष्य मैं हूँ। तो ये हम उसी जो है घराने से जुड़े हुए हैं। तो लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उस इस घराने में जो है, उस तबके की जो है बात होती रही। लतिका कट जो है उन स्त्रियों की बात करती रही, स्त्रियों की जो सती प्रथा को लेके उन्होंने बहुत काम किया। तो ये जो घराना है, ये बलवीर सिंह कट तो ये रामकिंकर वैद्य वाला, बहुत लंबा-चौड़ा घराना है, इसमें जो पूरे देश में इनके शिष्य हैं। तो उन्होंने ज़रूर जो है इन छोटी-छोटी बातों को उठाया अपनी मूर्तिकला के, चित्रकला के ज़रिए। तो तो ये तो जी। मैं अब जाते-जाते आपसे आखिरी प्रश्न लेना चाहूँगा कि अभी क्या प्लान है? अभी क्या नया आप लिखने जा रहे हैं या कुछ प्रकाशित होने वाला है? फाइन आर्ट में क्या करने के प्लान है? मैं चाहता हूँ कि इस बारे में कुछ बताइए। हाँ, देखिए फाइन आर्ट में तो जो है मैं दरअसल साहित्य में आने से जो है एक वैचारिक तौर से जुड़ने से मैं पका हूँ। मैं हुँ, पका हूँ और एक गंभीरता आई है। तो उस नाते से जो है क्योंकि समय समय का तो ख़ैर दिक्कत नहीं, लेकिन जो जगह का अभाव होता है, उस जगह के अभाव में हम बड़े-बड़े मूर्ति शिल्प गढ़ नहीं सकते हैं, और उसमें पैसा भी लगता ही है, आपको पता है। तो लेकिन प्लानिंग तो है, इसमें बहुत सारी प्लानिंग है, और कुछ जो चीज़ें धुंधली थी वो क्लियर हो गई है। उसी तरह से जो जो हम साहित्य में सोचते हैं, साहित्य में भी एक उपन्यास जो है लिखने का विचार मेरा है, और पूरा का पूरा जो खाता तैयार है, तो उसकी मैं तैयारी में लग रहा हूँ आजकल। और भी कई चीज़ें हैं जिनको जो है मुझे करना है, और इसमें जो है एक कहें कि पूरा जो है एक समय समय चाहिए होता है इन चीज़ों को करने के लिए। ये चीज़ें समय माँगती है संजीव भाई, और बिना समय के जो है आप जल्दबाज़ी में जो कुछ कहें कि हासिल नहीं कर पाएँगे, है क्या ना? बात तो बात ये जल्दबाज़ी का काम है भी नहीं, ना साहित्य काम है जल्दबाज़ी का, ना तो मूर्तिकला जल्दबाज़ी का काम है। ये बिल्कुल मतलब हमारे जो हैं आपकी जी, आपके आपकी हाँ, ये जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब एक तरह से कहें कि आपका पूरा जो है मन मन उसमें आना चाहिए। जब तक मन आपका नहीं आ पाएगा, तो मैं समझता हूँ कि आप जो है वो चीज़ें जो अंतर्मन से देना चाहते हैं, वो वो नहीं आ नहीं पाएगी। हाँ, ऊपर-ऊपर से तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो डीपली जैसे आपका इस क्षेत्र में जो इस तरह का जैसे अब इस क्षेत्र में जो है जो पोर्ट्रेचर है, उस पोर्ट्रेचर में जो है गिना जाता हूँ मैं इसमें कि उसका पोर्ट्रेट जो अच्छा है। और हुँ, आईसीसीआर जो भारत सरकार की संगठन संस्था है, उसमें टॉप 10 मूर्तिकारों में भी जो है मेरे को शुमार किया गया है। तो ये बहुत ऐसे ही बढ़िया। नहीं हो जाता, ये ऐसे ही नहीं हो जाता, ये पूरा अध्ययन आपके साथ में होता है, हाँ, और उसमें उसमें क्या आपके जो चेहरे बनाते हैं, उसमें क्या ख़ास बात है? तो मैं यही कहता हूँ उनसे कि जो चेहरे मैं बनाता हूँ, वो चेहरे नहीं हैं। वो दरअसल मैं उन व्यक्तियों का, उनका मन, उनकी मतलब एक तरह से जीवनी लिख रहा हूँ मैं। एक आत्मकथा लिखने के बराबर है वो चेहरे बनाना। तो क्योंकि हम मानते हैं कि चेहरों को अगर पढ़ा जाए, तो जो है उसमें आपको उसके जीवन का जो है, जो उतार-चढ़ाव है, उस जीवन का जो है कहें कि संघर्ष है, पीड़ाएँ निचोड़ सारी चेहरे पे आती हैं, दिखाई पड़ती हैं। आप कितना मुस्कुरा के रख लीजिए, लेकिन वो छुपेगा नहीं आपसे। तो वो सही है। मैं जो है, वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें आएँ। जब मैं हाँ, किसी मॉडल को बिठाता हूँ या बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं उससे बातचीत करता हूँ, वो क्या है, क्या नहीं है। फिर वो जो है धीरे-धीरे बताती हैं,
बताते हैं तो कई लोग तो रोने भी लग जाते हैं। वो जो है जो उनका एक्सप्रेशन है, वो जो उनकी जो एक कहें कि अंतर यात्रा है, वो मैं चेहरे में पकड़ता हूँ और वो बनाता हूँ। तो अब कितनी कामयाबी मिली है वो तो आप लोग देखेंगे तो चित्र वगैरह देखेंगे तो। जी, तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत हुई और आपने अपने बारे में, दलित साहित्य के बारे में विस्तार से बताया और भविष्य में भी हम लोग कुछ मुद्दों पर आपके साथ में बातचीत करते रहेंगे और इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैं आपको बोलता हूँ कि आपने समय निकाला हमारे इस खास जी, एपिसोड। बहुत धन्यवाद। आपका डीएमए जो इंडिया है, उसको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और मैं देखता हूँ कि जो है आप रेगुलर और बड़ी तरीके से बिना बिना किसी सॉरी जल्दबाजी के मतलब प्रोग्राम करते चले जा रहे हैं। और मैं कई मर्तबा जो आपके प्रोग्राम देखता हूँ, तो अच्छा लगता है अलग-अलग शख्सियतों से मिलना, उनसे बातचीत करना, उनके संघर्ष के बारे में जो है जानना, तो ये एक अच्छा पैटर्न आपका है और इसके लिए बहुत-बहुत आपको धन्यवाद भी और जो है आपको बधाई भी। बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। और जी, साथ-साथ हम अब उन तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि जो कि इस समय वीडियो को देख रहे हैं और मैं सभी दर्शकों से यही चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक जो संघर्ष है व्यक्तित्व का, वो पहुँचे और अगर आप इस चैनल में नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई आपकी राय हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय से भी हमें अवगत कराइए। अगले हफ्ते हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भार हीरालाल जी, आपको भी नमस्कार। आपको भी नमस्कार सर।